करें तो टॉप 20 आपका आज 9वां भाग कवर होने वाला है और 9 पार्ट में हम टॉप 20 में कहां तक पहुंचे थे, 10 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। 10 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब 10 क्वेश्चन तक अगर कंप्लीट कर चुके हैं तो आप कितना कंप्लीट किए ये बहुत ज्यादा मैरी करता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। सर पीवाईक्यू सॉल्यूशन को एक पीडीएफ में अपलोड कर दीजिए सर ऐप पर। पीवाईक्यू सॉल्यूशन को एक पीडीएफ में, चलिए देखा जाएगा, जैसा भी होगा एक पीडीएफ में अपलोड कर देंगे। ठीक है, देखिए 10 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुका है। हम बात कर रहे हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी की। उम्मीद करते हैं 10 क्वेश्चन तक आप तैयार कर लिए होंगे। तैयार करने का मतलब ये नहीं है कि पूरा सब लाइन टू लाइन, नहीं, कम से कम कोई भी टॉपिक रहे तो आपको ये रहे कि आप बना करके लिख ले जाएंगे। ठीक है, बना करके लिख ले जाएंगे, क्योंकि इसमें ऐसा बहुत टफ नहीं आता है। इसके पेपर के दिन गैप नहीं मिला है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। भूल जा रहे हैं इसलिए क्योंकि लिख के प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो उसको लिख के प्रैक्टिस करिए। सारी क्लास अगर अटेंड करेंगे तो खुद से तैयारी कब करेंगे? तैयारी देखिए हमेशा होता है कि आपको क्लास में ही 50-60% याद होना चाहिए और बाकी उसके बाद आप लिख के प्रैक्टिस करिए। जैसे क्लास अभी स्टार्ट हुआ, क्लास की टाइमिंग थी 9:30 बजे, क्लास की टाइमिंग थी 9:30 बजे, लेकिन स्टार्ट कब हुआ? 10:15, 10:20 पे क्लास स्टार्ट हुआ। इतने देर के टाइम में हमें उम्मीद था कि आप रिविजन कर रहे होंगे। अब आप इसमें भी अगर अपने अपने घर के काम या बाकी चीजों को कर रहे थे तो कहीं ना कहीं आपकी गलती है इसमें। हम क्लास इस लेट में स्टार्ट हुआ, हालांकि लेट में स्टार्ट करना नहीं चाहिए, लेकिन आपको इसमें रिवीजन करना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत गोल्डन टाइम है। जब भी क्लास लेट वगैरह हो तो उसी सब्जेक्ट का रिवीजन करिए, बहुत जरूरी होता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर टॉप 50 क्या होगा? टॉप 50 के लिए भी प्लानिंग करेंगे, लेकिन टॉप 50 हमें लग रहा है अब इम्पॉसिबल है। टॉप 50 लग रहा है इम्पॉसिबल है आपके लिए। पीवाईक्यू और टॉप 20 और यहाँ पे लग रहा है वो एमसीक्यू क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सीरीज, ये इन तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी तीनों को फॉलो किया जाएगा। टाइम जैसा रहता है उसमें से हम कुछ क्वेश्चन को लेके आएंगे। टॉप 50 तो नहीं हो पाएगा, लेकिन टॉप 15 हो जाएगा। टॉप 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, टॉप 15, टॉप 50 नहीं हो पाएगा, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड आपके पास है। अब इसमें सारी चीजें करना है। अरे हमारे ये भी तो नहीं होता ना कि हम इनपुट देते चले जाएं, आपको आउटपुट भी तो लेना है, इस बारे में भी सोचना है। ठीक है, आप कम पढ़िए, उतना पढ़िए जितना आप एग्जाम में आ सके और अच्छे नंबर से पास हो सके। ठीक है, चलिए टॉप 15 के लिए कोशिश करेंगे जैसा भी होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द हैंडलिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। कल हम पढ़े थे मेडिकेशन एरर के बारे में, दवाओं में जो गलतियां होती हैं, जैसे डॉक्टर की लिखावट में गलतियां होगी, डिस्पेंस करने में, दवाओं को वितरण करने में गलतियां हो गया, तो उसके बारे में देखे थे कि किस किस प्रकार की गलतियां होती हैं, सारी चीजें हम देख चुके थे। ठीक, अब एक्सप्लेन द हैंडलिंग, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के हैंडलिंग, स्टोरेज और उसका डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स होते हैं इनको किस तरह से हैंडल किया जाए, इनका रख रखाव कैसा होता है और इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। ओके, तो चलिए आइए बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं। हाँ, ईईडीएम की बात करें तो एनवायरमेंटल में कोई एमसीक्यू नहीं आता, कोई फिल इन द ब्लैंक नहीं आता, उसमें खाली लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, तो उसको हम बता देंगे, परेशान मत होइए। हाँ, ईडीएम भी मिक्स करके लिख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश, कोई दिक्कत नहीं, ओबेदा जी मिक्स करके लिख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम रेडियो फार्मास्यूटिकल्स की बात करें तो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स आर ए ग्रुप ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स ग्रुप है फार्मास्यूटिकल ड्रग का, विच हैव रेडियो एक्टिविटी, जिसमें रेडियो एक्टिविटी होती है। दिस कैन बी यूज एज, जिसका प्रयोग कर सकते हैं डायग्नोस्टिक में, जैसे गामा रेज जो होता है, इसमें डायग्नोस्टिक में इसका यूज किया जाता है। बहुत सारे इलाज में, थेरापेटिक में यूज किया जाता है, जिसमें अल्फा और बीटा पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स फार्मास्यूटिकल ड्रग का ही एक ग्रुप होता है जिसमें रेडियो एक्टिविटी होती है। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी आपको पता ही होगा कि इसमें रेडिएशन निकलते हैं, जैसे अल्फा रेज, गामा रेज, बीटा रेज। ठीक है, तो इससे बहुत सारे डायग्नोसिस का पता चलता है। आप देखिए होंगे, एक्सरे हो गया, सीटी स्कैन हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? रेडियो फार्मास्यूटिकल्स ग्रुप है फार्मास्यूटिकल ड्रग का, जिसमें रेडियो एक्टिविटी होती है, रेडिएशन जिसमें निकलते हैं, जैसे अल्फा रेज, गामा रेज, बीटा रेज। अब ये जो एक्सरे वगैरह होते हैं, सीटी स्कैन होते हैं, ये सब इन्हीं रेजों का यूज किया जाता है। ठीक है, दिस कैन बी यूज एज डायग्नोस्टिक, मतलब डायग्नोस्टिक में किसी चीज का परीक्षण करने के लिए, जैसे गामा रेज हो गया। थेरापेटिक, बहुत सारे उपचार करने के लिए अल्फा और बीटा पार्टिकल्स हो गए। समझ में आया? आगे देखते हैं। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स फार्मास्यूटिकल दवाओं का एक ग्रुप है जिसमें रेडियो एक्टिविटी होती है। इनका इस्तेमाल इस तरह किया जा सकता है डायग्नोस्टिक में, जैसे गामा किरणें, थेरापेटिक में अल्फा और बीटा कण के लिए। ठीक है, चलिए
हाँ, टॉप 20 की बुक अगर ऑर्डर किए हैं तो आज से डिस्पैच होने लगा है, 3 से 4 दिन में आपके घर पहुंच जाएगा। ठीक है, आज से डिस्पैच होने लगा है, डिस्पैच हो चुका है, 3 से 4 दिन में आपके घर पहुंच जाएगा टॉप 20 की बुक। हालांकि बहुत लेट हो गया है। ठीक है, तो अगर डिस्पैच मतलब ऑर्डर किए हुए हैं तो आज से डिस्पैच हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कत इनके वजह से हुआ, जो प्रिंटिंग हाउस थी जहां से प्रिंट हुआ उन्हीं की वजह से लेट हुआ, लेकिन आज से डिस्पैच हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स आर रिफर टू ड्रग दैट आर अटैच टू रेडियो एक्टिव मटेरियल। जो रेडियो फार्मास्यूटिकल ड्रग होते हैं ये अटैच होते हैं रेडियो एक्टिव मटेरियल से। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स उन दवाओं को कहते हैं जो रेडियो एक्टिव पदार्थ से जुड़ी होती हैं। ठीक है, जो रेडियो एक्टिव पदार्थ से जुड़ी होती हैं। द रेडियो एक्टिव पोर्शन क्या रिलीज करता है? रेडिएशन। रेडियो एक्टिव पोर्शन है वो रिलीज करता है, उत्सर्जित करता है रेडिएशन दैट द स्कैनर कैन मेजर, जिससे हम क्या कर सकते हैं? स्कैनर को मेजर कर सकते हैं। क्लियर? while the pharmaceutical active portion determine the activity will be calculated। नहीं, बस इतना लिखिएगा, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको नहीं लिखना है। ठीक है, जिस पॉइंट को बता रहे हैं बस उतना लिखिएगा, ज्यादा फालतू नहीं। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स आर रिफर टू ड्रग दैट आर अटैच टू रेडियो एक्टिव मटेरियल। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स उन दवाओं को कहते हैं जो रेडियो एक्टिव पदार्थ से जुड़ी होती हैं। क्लियर? द रेडियो एक्टिव पोर्शन, जो रेडियो एक्टिव पोर्शन होते हैं वो रिलीज करते हैं रेडिएशन, रेडिएशन रिलीज करते हैं। अब रेडिएशन में क्या आएगा? रेडिएशन में आएगा अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज। ठीक है, रेडिएशन में आएगा अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज दैट द स्कैनर कैन मेजर, जिससे क्या होता है? स्कैनर को मेजर किया जा सकता है। फुल स्टॉप यहां लगा दीजिएगा। ठीक है, जिससे स्कैनर को मापा जा सकता है। ओके, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स जो होते हैं हमारे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, फैल जाते हैं एंड इमिट रेडिएशन, और रेडिएशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स शरीर में फैल जाते हैं और रेडिएशन छोड़ते हैं। दीज रेडिएशन आर फोटोग्राफ्ड टू डिटेक्ट इंटरनल इंजरी। यही रेडिएशन क्या होते हैं? एज ए फोटोग्राफ होते हैं, और हमारे जो इंटरनल इंजरी है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो, कैंसर तक की प्रॉब्लम को बहुत अच्छे तरीके से क्या करते हैं? डिटेक्ट कर लेते हैं, पता लगा लेते हैं। एबनॉर्मल सेल ग्रोथ, कोई असामान्य कोशिकाओं की ग्रोथ हो रही है उसका भी पता चल जाता है रेडियो एक्टिव से। ठीक है, चलिए। द रेडिएशन एक्सपोजर इज केप्ट वेरी लो। ओके, रेडिएशन का एक्सपोजर बहुत कम होता है। अगर मतलब बॉडी में जैसे रेडिएशन जा रहा है पता करने के लिए, हमारी डायग्नोसिस करने के लिए इंटरनल ऑर्गन्स का, तो उसमें जो रेडिएशन का एक्सपोजर होता है, जहां से मतलब रिलीज होता है, तो काफी लो होता है। इतना होता है कि हमारे बॉडी को कोई नुकसान ना हो सके, और बहुत अच्छे तरीके से इंटरनल ऑर्गन में कोई इंजरी वगैरह हो उसका भी पता चल जाता है। समझ में आया? चलिए, परेशान मत होइए, आपका बैक है, कैसे क्लियर करना सब बिल्कुल बताया जाएगा, बेफिक्र रहिए। आपको बताया तो है कि टॉप 20 और आपका पीवाईक्यू, एचटीपी का एचएपी का पीवाईक्यू तो चल ही रहा है। अगर आपका एचएपी में कह रहे हैं बैक है तो पेपर चल ही रहा, पीवाईक्यू चल ही रहा है। आप टॉप 20 देख लीजिए एचएपी का, उसको पढ़ लीजिए, अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब टॉप 20 अगर आप कोर्स में नहीं जुड़े हुए हैं तो 2025 वाला ही टॉप 20 देख लीजिए, वहां से हो जाएगा। ठीक है, हालांकि वन शॉट भी कराया जाएगा, सब कुछ होगा, बिल्कुल परेशान मत होइए। ठीक है, चलिए। तो ये पॉइंट आपको समझे। अभी आपसे पूछा गया था एग्जाम, मतलब क्वेश्चन आ सकता है कि रेडियो फार्मास्यूटिकल्स की हैंडलिंग, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन, आप बता क्या रहे हैं? सबसे पहले रेडियो फार्मास्यूटिकल होता क्या है? रेडियो फार्मास्यूटिकल में आप ये बताए कि रेडियो फार्मास्यूटिकल ड्रग का एक ग्रुप होता है जिसमें रेडियो एक्टिविटी होती है। ठीक है, दिस कैन बी यूज, इसका प्रयोग करते हैं डायग्नोस्टिक में, किसी चीज का पता लगाने में, परीक्षण करने में, जैसे इसमें गामा रेज होते हैं। थेरापेटिक में जो अल्फा और बीटा पार्टिकल्स जो है थेरापेटिक का पता लगाती हैं। ओके, चलिए, यही चीज लिखा हुआ है। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स आर रिफर टू ड्रग। रेडियो फार्मास्यूटिकल उन दवाओं को कहते हैं दैट आर अटैच टू रेडियो एक्टिव मटेरियल, जो रेडियो एक्टिव मटेरियल से अटैच होते हैं। द रेडियो एक्टिव पोर्शन रिलीज रेडिएशन, रेडियो एक्टिव पोर्शन जो होता है रेडिएशन रिलीज करते हैं दैट द स्कैनर कैन मेजर, जिससे क्या होता है कि स्कैनर को मेजर किया जा सकता है। ओके, रेडियो एक्टिव गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी, ये हमारे बॉडी में फैल जाते हैं एंड इमिट रेडिएशन, और रेडिएशन को फैलाते हैं। ठीक है, दीज रेडिएशन, यही रेडिएशन आर फोटोग्राफ टू डिटेक्ट इंटरनल इंजरी। ठीक है, ये रेडिएशन क्या होती है? एज ए फोटोग्राफ, मतलब स्कैन करने के लिए, और हमारे बॉडी में जो इंटरनल इंजरी है, कहीं चोट लग गया हो, गहरी चोट लगा हो अंदर, उसका पता लगाने के लिए यूज की जाती है। एबनॉर्मल सेल ग्रोथ हो रहा हो उसका भी पता चल जाता है।
द रेडिएशन एक्सपोजर इज केप्ट वेरी लो, जो रेडिएशन का एक्सपोजर है, जो रेडिएशन रिलीज होते हैं वो बहुत कम निकलते हैं। ओके, इस रेडिएशन की तस्वीरें अंदरूनी चोट, असामान्य कोशिकाओं की ग्रोथ आदि का पता लगाने के लिए ली जाती हैं। रेडिएशन का एक्सपोजर बहुत कम रखा जाता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टोरेज ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, हेडिंग आपका है स्टोरेज ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, स्टोरेज ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। देखिए, आपको सबसे पहली बात ये मन से निकाल देना है कि पेपर, आप तो यार फर्स्ट ईयर दे चुके हैं, आप सेकंड ईयर के लिए इतना ज्यादा टेंशन हो रहा है, उनके लिए दिक्कत होता है जो पहली बार पेपर दे रहे हैं। आप ऑलरेडी फर्स्ट ईयर दे चुके हैं, सेंटर आपको पता है कहाँ जाएगा, सेंटर आपको पता है कहाँ जाएगा, कितनी दूरी तय करनी होगी, कॉपी में कितना क्या लिखना होगा, कॉपी मिलती कैसे है, ये सब चीज आप देख चुके हैं। कॉपी हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, ये सारी चीजें आपको पता है, कितना समय मिलता है। आप आज 1 साल का एक्सपीरियंस ले चुके हैं। ठीक है, अब आपको दूसरा साल का पेपर देना है, तो आपको तो हमको लगता है मैक्सिमम चीजें तो पता होगी, बस कैसे करना है ये चीज पे फोकस करिए ना, कि हमारा सिलेबस कैसे कंप्लीट हो सके, हम कम टाइम में ज्यादा आउटपुट कैसे ले सके, इतना ले सके कि हम इंटरनल एक्सटर्नल मिला करके 40 से ज्यादा नंबर ले आए, जिससे हमारा बैक ना लगे, यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, अगर आप हर सब्जेक्ट में 40 41 42 नंबर तक ले आ रहे हैं तब भी सही है। इंटरनल और एक्सटर्नल मिला के आपको कॉलेज से कितना मिला ये मैटर करता है, और आप ला कितना रहे हैं, दोनों को 40 से ज्यादा ले आएंगे पास हो जाएंगे। ठीक है, तो बस इसी की प्लानिंग करिए, इसी की स्ट्रेटजी बनाइए कि क्या क्या करना है। साफ साफ आपको पता है भैया, पेपर आपका पैटर्न पता है, पार्ट ए जो आता है वो 30 नंबर का आता है, बी भी आता है 30 का आता है, और 20 नंबर का आता है आपका ऑब्जेक्टिव। अब 30-30 नंबर के लॉन्ग और शॉर्ट आते हैं। ठीक है, अब लॉन्ग शॉर्ट आप देखा जाए टॉप 20 कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं 30 नंबर में से आपका मान के चलिए कि 30 नंबर में से 20 से 25 नंबर तो यहीं से आ जाएंगे, 20 से 25 नंबर आपके लॉन्ग में मिल जाएंगे ऑब्जेक्टिव सीरीज से, जो आप पढ़ रहे हैं, सॉरी ये जो टॉप 20 पढ़ रहे हैं इससे आ जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में टॉप 20 जो आप पढ़ रहे हैं 20 से 25 नंबर यहीं से आ जाएंगे। और जो यूट्यूब पे ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा, एमसीक्यू कराया जाएगा, अगर 10-20 नंबर का है तो इससे भी मान के चलते हैं 10 से 12 नंबर मिनिमम, मिनिमम मान के चलते हैं, हालांकि मैक्सिमम ज्यादा जाएगा, 10 से 12 नंबर आपको यहां से मिल जाएंगे एमसीक्यू में। ठीक है, उसके बाद बचा शॉर्ट, तो शॉर्ट में देखते हैं जो 15 क्वेश्चन होगा वो पे उसको ऑप्शनल रखते हैं, जैसा सिचुएशन होता है उसको कराते हैं। तो 40 नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 20 से 25 अगर आपको लॉन्ग में मिल रहे हैं, 10 से 12 शॉर्ट में मिल रहे हैं, तो आप इंटरनल लाके दोनों पे 40 नंबर से ज्यादा ला सकते हैं। ठीक है, अगर आप एकदम नहीं पढ़े तब की बात कर रहे हैं, थोड़ा बहुत पढ़े हैं तो आप बहुत अच्छे से मेजर कर सकते हैं। ओके, तो परेशान मत होइए, सारी चीजें होगा, बस रणनीति बना करके अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक, चलिए, तो स्टोरेज ऑफ फार्मास्यूटिकल्स की बात करें, फार्मास्यूटिकल्स के क्या स्टोरेज हैं, तो हाफ लाइफ ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स आर वेरी शॉर्ट, हेंस द न्यूक्लियर फार्मासिस्ट विल ऑर्डर द ड्रग डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर यूजुअली थ्रू ओवरनाइट डिलीवरी। नहीं, ये देखिए लाइन हमें थोड़ा सही नहीं लगा, क्या आपको सही लगा? रेडियो फार्मास्यूटिकल्स की हाफ लाइफ बहुत कम होती है, इसलिए न्यूक्लियर फार्मासिस्ट आमतौर पर ओवरनाइट डिलीवरी के जरिए मैन्युफैक्चरिंग नहीं। जब भी लिखिए पॉइंट वाइज लिखिए, इस पॉइंट को हम दूसरी तरह से लिखवाते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्टोरेज ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, इसको हम आगे पढ़ाते हैं, इसको थोड़ा सा स्किप करते हैं। स्टोरेज ऑफ फार्मास्यूटिकल्स में हम देख लेते हैं क्या करना है। चलिए, तो इसको हम अपनी जो नेक्स्ट लैंग्वेज है उसको देखते हैं कि स्टोरेज ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। स्टोरेज ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स की अगर बात करें तो उसको ध्यान से इस तरह से लिखना है जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, स्टोरेज ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स का मतलब होता है कीपिंग रेडियो एक्टिव मेडिसिन, रेडियो एक्टिव मेडिसिन को रखना इन सेफ, सुरक्षित, कंट्रोल्ड एंड सील्ड प्लेस। ठीक है, स्टोरेज ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल का मतलब होता है कि रेडियो एक्टिव मेडिसिन को जारी रखना एक सुरक्षित और एक नियंत्रित और एक सील्डेड प्लेस में, बंद प्लेस में। ठीक है, टू प्रिवेंट रेडिएशन एक्सपोजर, जिससे हम रेडिएशन के एक्सपोज को रोक सकें। प्रिवेंट मतलब रोकना होता है, एक्सपोजर मतलब फैलना। तो जो रेडिएशन निकलती है ना, उसको रोकने के लिए एक सील्डेड मतलब बंद प्लेस में रखें, उसको नियंत्रित करें और उसको सुरक्षित रखें। ओके, एंड मेंटेन ड्रग स्टेबिलिटी, जिससे ड्रग की स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, लंबे समय तक हमारा दवा चल सके। तो ये पॉइंट को सबसे पहले बताइएगा स्टोरेज फार्मास्यूटिकल्स में, वो वाला थोड़ा टफ लग रहा था। तो स्टोरेज ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स का मतलब होता है कीपिंग रेडियो एक्टिव मेडिसिन इन सेफ, अपने जो रेडियो एक्टिव मेडिसिन है उनको सुरक्षित तरीके से जारी रखें, उनको नियंत्रित करें और उसको सील्डेड प्लेस में, एक बंद प्लेस में रखें, जिससे रेडिएशन एक्सपोज ना हो सके, रेडिएशन लीक ना हो सके, जिससे दवा की स्टेबिलिटी लंबे समय तक चले। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट लिखिएगा स्टोरेज रिक्वायरमेंट। आप स्टोरेज पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, मेन तो आप वहां पढ़े, इसके बाद स्टोरेज पढ़ रहे हैं कि स्टोरेज रिक्वायरमेंट आपकी हेडिंग होगी। फिर रेडियो फार्मास्यूटिकल शुड बी स्टोर अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग गाइडलाइंस,
रेडियो फार्मास्यूटिकल्स को स्टोर किया जाएगा कुछ गाइडलाइंस के अनुसार, कुछ निम्नलिखित गाइडलाइंस के अनुसार ही इन्हें क्या किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा। अब वो गाइडलाइंस क्या है, आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहला है सील्डेड कंटेनर। ठीक है, सबसे पहला क्या है, सील्डेड कंटेनर। कंटेनर का मतलब अच्छे से कंटेनर जिसमें रखा जाता है, सील्ड का मतलब बंद करके। तो स्टोर इन लेड कंटेनर, मतलब लेड का होता है, ठीक है, लेड जो मेटल होता है, लेड कंटेनर। एंड लेड जिसको शीशे भी कहते हैं, लेड कंटेनर या लेड लाइन का बोर्ड, लेड लाइन का बोर्ड या फिर लेड कंटेनर में इसको स्टोर किया जाता है। प्रिवेंट रेडिएशन लीकेज, जिससे क्या होगा, रेडिएशन को लीक होने से रोकेगा। ठीक है, स्टोर को किसमें किसमें स्टोर किया जाता है, लेड कंटेनर में। लेड कंटेनर में इसको स्टोर किया जाता है, एक शीशे के उसमें स्टोर किया जाता है। और लेड लाइन कप बोर्ड होता है, कप बोर्ड का मतलब अलमीरा। ठीक है, अलमीरा, अलमीरा में जो लेड लाइन कप बोर्ड होता है उसमें, जैसे उसमें आप पार्टीशन बने होते हैं, अलमीरा में इसको रखते हैं या लेड कंटेनर में इसको स्टोर किया जाता है। इसी को बोलते हैं सील्डेड कंटेनर। तो क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए रेडियो फार्मास्यूटिकल्स को हम किस कंटेनर में यूज करते हैं। ठीक है, लेड कंटेनर या मरकरी कंटेनर, ऐसे ऐसे अलग अलग ऑप्शन दे देगा। तो समझ लीजिएगा लेड कंटेनर में या लेड लाइन कप बोर्ड अलमीरा में इसको स्टोर किया जाता है, जिससे रेडिएशन लीक ना हो सके। तो पहला पॉइंट है सील्डेड कंटेनर। दूसरा है सेपरेट स्टोरेज एरिया। जो स्टोरेज एरिया है वो अलग अलग होना चाहिए। स्टोर सेपरेटली फ्रॉम अदर मेडिसिन, जो अलग मेडिसिन से उनको अलग रखना चाहिए, और जो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स मेडिसिन है उनको अलग रखना चाहिए। स्टोर सेपरेटली, स्टोर करें अलग अलग, फ्रॉम अदर मेडिसिन, अदर मेडिसिन से अलग इसे सेपरेट करें। एरिया शुड बी क्लियरली मार्क्ड विद द रेडिएशन वार्निंग साइन। जो एरिया है वो वहां पे हमेशा वार्निंग साइन, जो रेडिएशन की वार्निंग साइन है वो वहां पे क्लियरली मार्क्ड होना चाहिए। आप देखिए होंगे रेडिएशन के जो वार्निंग साइन है, इस तरह से ये चीज वहां पे मार्क होना चाहिए, जिससे पता चले कि हाँ यहाँ पे रेडियो फार्मास्यूटिकल्स पदार्थ रखा हुआ है। समझ में आ रहा है, लैंग्वेज समझ में आ रहा है, ये इजी लग रहा है ना आपको, वहां थोड़ा बड़ा था, टफ था, ये क्लियर हो रहा है तो एक बार कमेंट में थंब बना दीजिए। क्लियर हो रहा हो तो कमेंट में थंब बना दीजिए, वरना फिर हम पढ़ाते जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा तो मजा नहीं आएगा। विकास जी करें हिंदी में, हिंदी में हम बोल दे रहे हैं, विकास जी थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में है क्योंकि ये काफी इजी लगा, इसलिए हम आपको एकदम पॉइंट वाइज बता रहे हैं। ठीक है, चलिए अभी हम रिवीजन करा दे रहे हैं फिर से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक लौता है एक चैप्टर ऐसा है जिसमें यही क्वेश्चन है और ये आता है एग्जाम में। चलिए, तो हम आपको बताएं स्टोरेज करने के सील्डेड कंटेनर, एक कंटेनर जिसमें कसके बंद करके रखेंगे। ठीक है, स्टोर को लेड कंटेनर या लेड लाइन का बोर्ड में रखेंगे जिससे रेडिएशन लीक ना हो सके। दूसरा स्टोरेज सेपरेट स्टोरेज एरिया। ठीक है, जो स्टोरेज एरियाज को अलग अलग रखेंगे, मतलब दूसरी दवाओं को अलग और जो आपके रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हैं उनको अलग रखेंगे, और जहां पे रखेंगे वहां पे वार्निंग साइन इस तरह से क्या हो, मेंशन होने चाहिए। ठीक, चलिए 2 हो गया। तीसरा पॉइंट है स्टोरेज में टेम्परेचर कंट्रोल, तापमान को नियंत्रण करना। स्टोर एट रिकमेंडेड टेम्परेचर, स्टोर करेंगे एक रिकमेंडेड टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर। ठीक है, जो रूम टेम्परेचर होता है 15 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में, उसमें हम स्टोर करेंगे, या फिर रेफ्रिजरेटर एज स्पेसिफाइड। अगर दिया गया है रेफ्रिजरेटर में रखने के लिए तो रेफ्रिजरेटर में रखेंगे, और अगर रूम टेम्परेचर बताया गया है तो वही 15 से 30 डिग्री सेल्सियस जो रूम टेम्परेचर है उसमें मेंटेन करके रखेंगे। तो टेम्परेचर कंट्रोल भी जरूरी है। लिमिटेड एसेस, लिमिटेड एसेस सभी लोग उसको यूज नहीं कर सकते। ओनली ट्रेंड एंड अथॉराइज्ड स्टाफ, ओनली एक्सपीरियंस, जिसके पास एक्सपीरियंस है या फिर जो अथॉराइज्ड स्टाफ है जो ऑलरेडी वहां काम कर रहे हैं, शुड हैंडल, उन्हें ही हैंडल करना चाहिए। एंड एसेस रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, उन्हें हैंडल, उन्हें पूरी तरीके से एसेस करना चाहिए रेडियो फार्मास्यूटिकल्स को। ठीक है, उन्हें ही उनका देख रेख करना चाहिए, जिनको प्रॉपर ट्रेनिंग हो और जो वहां पे अथॉराइज्ड स्टाफ हो। ठीक है, तो लिमिटेड एसेस में आप चीज बता सकते हैं कि लिमिटेड एसेस है, इसको ज्यादा लोग यूज नहीं कर सकते। जो ट्रेनिंग है, जो अथॉराइज्ड स्टाफ है, बस वही इसको हैंडल कर सकते हैं, वही इसको एसेस कर सकते हैं। ठीक, तो 4 पॉइंट लिख दिए। 5वां पॉइंट लिखिएगा प्रॉपर लेबलिंग। देखिए क्या क्या बताए हम, एक सील्डेड कंटेनर, कंटेनर में बंद करके इसको स्टोर किया जाएगा, अदर दवाई से इसको अलग रखा जाएगा, सेपरेट स्टोरेज एरिया। तीसरा है टेम्परेचर कंट्रोल, तापमान को नियंत्रण किया जाएगा। लिमिटेड एसेस, यहाँ पे लिमिटेड लोग ही काम मतलब देख पाएंगे, इसको हैंडल कर पाएंगे, जो अच्छे से ट्रेनिंग हो या जो अथॉराइज्ड स्टाफ हो। एंड है प्रॉपर लेबलिंग, लेबल मस्ट इंक्लूड, लेबल में प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, जो भी दवा उसमें होनी चाहिए। नेम ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स का नाम, रेडियो एक्टिव सिंबल होना चाहिए, डेट एंड टाइप ऑफ प्रिपरेशन, कब इसका दिनांक क्या है, डेट क्या है और कब इसको प्रिपेयर किया गया था, एक्सपायरी टाइम क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट ड्यू टू शॉर्ट लाइफ। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट ड्यू टू शॉर्ट लाइफ, शॉर्ट लाइफ के दौरान, शॉर्ट जो उसकी हाफ लाइफ है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सपायरी टाइम, तो एक्सपायरी टाइम भी मेंशन होना चाहिए।
नेम ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, रेडियो फार्मास्यूटिकल रेडियो एक्टिव सिंबल होना चाहिए, मतलब उसके नाम होना चाहिए, सिंबल होना चाहिए, और डेट और समय, मतलब दिनांक और समय होना चाहिए कि कब तैयार किया गया था, और एक्सपायरी टाइम होना चाहिए। तो प्रॉपर लेबलिंग में आप ये भी बता दीजिएगा, ठीक है। तो बस यही आपके कुछ पॉइंट है। और लास्ट आपका बचता इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब वो कंट्रोल वहां पे जहां पे भंडारण, जहां पे दवा को रखते हैं। रिकॉर्ड ऑफ रिसिप्ट, रिसिप्ट को रिकॉर्ड करें, उसके यूज करें, एंड बैलेंस शुड बी मेंटेन, ठीक है। रिकॉर्ड को, जो भी वहां पे दवाएं हैं उसका रिसिप्ट तैयार करें, उसका प्रयोग करें, और वहां पे जो बैलेंस शुड बी मेंटेन, वहां पे नियंत्रण करें, एक संतुलित बना के सारी चीजों को रखें, ठीक है। तो ये था आपका स्टोरेज ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। क्लियर? तो यही आपसे स्टोरेज हैंडलिंग जो पूछा था सब कुछ आपको बता दिए। बेसिक चीज था, यहाँ पे बहुत सारी चीजें थी लेकिन हम थोड़ा सा स्टोरेज को यहाँ पे हटाए हैं। फिर से एक बार सरसरी निगाह से देख लेते हैं कि क्या था, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा सा हम दो तरह पर बता दिए जिससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे पहले आपको बताना है कि रेडियो फार्मास्यूटिकल्स होता क्या है, ठीक है। स्टोरेज वाला पोर्शन खत्म किए हैं, हैंडलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स को एक बार फिर सरसरी निगाह से देखते हैं, हाँ एक बार फिर सरसरी निगाह से देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। चलिए एक बार फिर इसे सरसरी निगाह से देखते हैं कि रेडियो फार्मास्यूटिकल ग्रुप होता है फार्मास्यूटिकल ड्रग का, विच हैव रेडियो एक्टिविटी, जिसमें रेडियो एक्टिविटी होती है। क्लियर हो गया? फार्मास्यूटिकल ड्रग का ग्रुप होता है जिसमें रेडियो एक्टिविटी होती है। दीज कैन बी यूज, जिसका प्रयोग किया जाता है डायग्नोस्टिक और थेरापेटिक में। किसमें? डायग्नोस्टिक और थेरापेटिक में इनका यूज किया जाता है। डायग्नोस्टिक मतलब किसी चीज का जांच करना, किसी चीज का पता लगाना, उसमें किया जाता है। हमारे बॉडी में अलग अलग कोई इंटरनल सेल में ग्रोथ हो रहा है तो उसका पता लगाएंगे, कैंसर हो गया उसका पता लगाएंगे, तो डायग्नोस्टिक गामा कीड़े से पता लग जाता है, ठीक है। और जो थेरापेटिक्स होते हैं अल्फा बीटा कर, जो अलग अलग जैसे थेरापेटिक, जिससे बहुत सारी हमारे बॉडी में स्कैनर्स वगैरह होते हैं, वो का भी पता चल जाता है। किससे? रेडियो फार्मास्यूटिकल से। ओके, तो इसमें रेडियो एक्टिविटी होती है जहां से रेडिएशन निकलते हैं, अल्फा बीटा गामा टाइप के रेज निकलते हैं। इसी रेंज में आप देखे होंगे एमआरआई हो गया, सीटी स्कैन हो गया, एक्सरे हो गया, इसी सब का यूज करके जिससे हम बहुत अच्छे तरीके से इंटरनल जो हमारे ऑर्गन्स हैं उसमें कोई इंजरी है उसका पता लगा सकते हैं, ठीक। चलिए, यहाँ दूसरा पॉइंट लिखा था कि रेडियो फार्मास्यूटिकल्स को रिफर किया जाता है ड्रग के लिए, मतलब रेडियो फार्मास्यूटिकल्स रिफर टू ड्रग। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स उन दवाओं को कहते हैं, या रेडियो फार्मास्यूटिकल्स वे दवा होते हैं दैट आर अटैच टू रेडियो एक्टिव मटेरियल, जो रेडियो एक्टिव मटेरियल से अटैच होते हैं, ठीक है। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स उन दवा को कहते हैं जो रेडियो एक्टिव पदार्थ से जुड़े होते हैं। द रेडियो एक्टिव पोर्सन रिलीज रेडिएशन, रेडियो एक्टिव पोर्सन होते हैं रेडिएशन रिलीज करते हैं, दैट द स्कैनर कैन मेजर, जिससे क्या होता है स्कैनर को मेजर किया जा सकता है, ठीक है, जिससे स्कैनर मापा जा सकता है। ओके, क्लियर हो पाया यहां तक का? चलिए, उसके बाद देखिए नेट लाइन लिखा है रेडियो फार्मास्यूटिकल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी एंड इमिट रेडिएशन। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हमारे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और रेडिएशन छोड़ते हैं, रेडिएशन छोड़ते हैं, ठीक है। रेडियो फार्मास्यूटिकल शरीर में फैल जाते हैं और रेडिएशन छोड़ते हैं। दीज रेडिएशन आर फोटोग्राफ्ड टू डिटेक्ट इंटरनल इंजरी, एबनॉर्मल सेल ग्रोथ। इन रेडिएशन की तस्वीरें अंदरूनी चोट, असामान्य कोशिकाओं के ग्रोथ आदि का पता लगाने के लिए ली जाते हैं। क्लियर हो गया? द रेडिएशन एक्सपोजर इज केप्ट वेरी लो, मतलब जो रेडिएशन का एक्सपोजर होता है, जो अल्फा बीटा गामा रेज निकलते हैं वो बहुत कम निकलते हैं। रेडिएशन का एक्सपोजर बहुत कम रखा जाता है। हो जाएगा ना, पढ़ लीजिएगा, बेसिक चीजें हो जाएगा। अब स्टोरेज वाली की चीजों को हम यहाँ पे नहीं पढ़ाए, इसको कट कर दें। चलिए, इसको आप देखिए हम पीटीओ लिख देंगे, समझ लीजिएगा पीटीओ लिखा हुआ है, मतलब कि नेक्स्ट पेज में इसमें लिखा हुआ है। स्टोरेज में हम नहीं बताएं, इसको कट कर दे रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि इसको हम कट कर दे रहे हैं, इसको आपको वहां से लिखना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जिससे आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि यहाँ पे काफी बड़े तरीके से लिखा था, इतने तरीके ये सब आपको नहीं लिखना है, ठीक है। कहाँ तक हुआ था? एक मिनट, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी कट कर दिए। हाँ, स्टोरेज आपको कट कर दिए हैं। अब ये स्टोरेज आपको कहाँ पढ़ना है, हेडिंग आपको मेंशन करना है, स्टोरेज ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। इसको हम पढ़ा दें आगे, एक बार जल्दी से उसको भी देख लेते हैं फिर आगे देखते हैं। हाँ, स्टोरेज ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स यहाँ पे लिखना है आपकी हेडिंग, क्योंकि एग्जाम में पूछा है। बस उनको बेसिक तरीके से बता दीजिए, ठीक है। आपके नोट्स में हम इसको कोशिश करेंगे हिंदी में भी ऐड कर दें, जैसा भी होगा देखते हैं, ठीक है। आपके जब नोट्स हम अपलोड करेंगे तो इसको हिंदी में भी कर देंगे, खासकर जो बेसिक पॉइंट है उसको हिंदी में कर देंगे, ठीक है। स्टोरेज ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल का मतलब होता है रेडियो एक्टिव मेडिसिन को रखना, किस तरह से सुरक्षित रखना, नियंत्रण रखना, और एक अच्छे तरीके से कंटेनर में बंद करके सील्डेड प्लेस में रखना, जिससे रेडिएशन क्या हो, लीक ना हो सके, एक्सपोज ना हो सके, और दवा की जो स्टेबिलिटी है लंबे समय तक बनी रहे, ठीक।
स्टोरेज रिक्वायरमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स को स्टोर करने के लिए कुछ फॉलोइंग गाइडलाइंस है, उसका फॉलो करना जरूरी है। पहला है सील्डेड कंटेनर, एक अच्छे कंटेनर में इसको स्टोर करना है। जो लेड कंटेनर होता है, लेड का बना होता है, शीशे का, या लेड लाइन का बोर्ड होता है, कब बोर्ड अलमीरा में रखा जाता है, जो कि लाइन होते हैं अलग अलग, उसमें रखे जाते हैं, ठीक, जिससे रेडिएशन लीक ना हो सके। दूसरा है सेपरेट स्टोरेज एरिया, मतलब कि जो अलग दवा है उनको अलग रखेंगे और जो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स है उनको अलग रखेंगे, जिसमें प्रॉपर तरीके से रेडिएशन की वार्निंग साइन होनी चाहिए। क्लियर। टेम्परेचर कंट्रोल, इनको अगर कहा गया है कि रूम टेम्परेचर 15 से 30 डिग्री सेल्सियस, उसमें अगर स्टोर करना है तो उसमें रखेंगे, या फिर रिफ्रिजरेटर वगैरह में बताया गया तो उसमें स्टोर करके रखेंगे। लिमिटेड एसेस, वही लोग इसको एसेस करेंगे जो प्रॉपर तरीके से ट्रेंड है या फिर वहां के स्टाफ हैं, वही इसको क्या करेंगे, एसेस कर लेंगे। प्रॉपर लेबलिंग हो गया, इसमें प्रॉपर तरीके से मेंशन होना चाहिए जो दवाई हैं, नेम ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, जो भी नाम है, ठीक है, उसके सिंबल होने चाहिए, कब बना था उसकी टाइम और उसका दिनांक, डेट, ये होना चाहिए, और एक्सपायरी टाइम मेंशन होना चाहिए। ठीक है, बस यहीं तक का लिख दीजिए, इन्वेंटरी कंट्रोल छोड़ दीजिए। ठीक है, इन्वेंटरी कंट्रोल छोड़ दीजिए। 3 काफी है, समझ में आया। स्टोरेज ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल समझ में आया, इसको हम हिंदी में ऐड कर देंगे। यहां तक का क्लियर हो गया स्टोरेज, तो बताइए हम आगे बढ़े जल्दी से। यहां तक का क्लियर हो गया हो, स्टोरेज समझ में आया, रेडियो फार्मास्यूटिकल समझ में आया, तब हैंडलिंग जल्दी से देखना है। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हम हैंडलिंग देखेंगे। ठीक है, हैंडलिंग देखेंगे। कहाँ गया, स्टोरेज हो गया हमारा, उसके बाद क्या है, डिस्पेंसिंग, सॉरी डिस्पेंसिंग देखेंगे कि डिस्पेंसिंग ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल कैसे डिस्पेंस करेंगे। तो डिस्पेंसिंग ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स की बात करें तो द रेडियो फार्मेसी डिस्पेंसिंग एरिया शुड बी सेपरेट। ठीक है, द रेडियो फार्मेसी डिस्पेंसिंग एरिया शुड बी सेपरेट, डेडिकेटेड एंड सिक्योर। यहां तक देखते हैं कि जो रेडियो फार्मेसी का डिस्पेंसिंग एरिया है उसको अलग रखना चाहिए, वो उसको सिक्योर रखना चाहिए। ठीक है, इन जनरल डिस्पेंस रूम शुड बी क्लोज इन इमेजिंग एरियाज। ठीक है, देखिए, रेडियो फार्मेसी डिस्पेंसिंग एरिया अलग, समर्पित और सुरक्षित होने चाहिए। आमतौर पर डिस्पेंसिंग रूम इमेजिंग एरिया के पास होने चाहिए। जो डिस्पेंसिंग रूम है वो इमेजिंग एरिया के पास होने चाहिए। इमेजिंग एरिया मतलब जहां पे सारी चीजें रेडिएशन वगैरह के वो होते हैं, टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो उसके आसपास ही होना चाहिए जो इसका डिस्पेंसिंग रूम है। क्लियर। चलिए, तो यही पॉइंट लिखा था डिस्पेंसिंग ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स में, आप ये बता पाए कि रेडियो फार्मेसी को डिस्पेंस करना चाहिए एक अलग एरिया में। ओके, रेडियो फार्मेसी को डिस्पेंस मतलब क्या होता है, देना, इसे कहीं ना कहीं डिस्पेंस करना, बांटना। तो इसको डिस्पेंस करना है एक अलग एरिया में, डेडिकेटेड एरिया में, या फिर सिक्योर एरिया में। डेडिकेटेड और सिक्योर एरिया में इसे क्या करना चाहिए, डिस्पेंस करना चाहिए। इन जनरल द डिस्पेंसिंग रूम, जो जनरल डिस्पेंसिंग रूम होता है, शुड बी क्लोज टू इमेजिंग एरिया, इमेजिंग एरिया के पास होना चाहिए। जो डिस्पेंसिंग रूम होता है सामान्य वाला, वो इमेजिंग एरिया के पास होना चाहिए। क्लियर हुआ। चलिए चलिए, अगर जल्दी पढ़ा देंगे राज जी तो बाकी लोग को समझ में नहीं आएगा, और बाकी लोग कहेंगे सर धीमे पढ़ाइए, तो बताइए कैसे काम चलेगा। इसलिए दोनों को देखना पड़ता है। द ऑपरेशनल एरिया शुड बी इन गुड कंडीशन एंड हाइजीन मस्ट बी मेंटेन। जो ऑपरेशनल एरिया होता है वो प्रॉपर तरीके से अच्छे कंडीशन में साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है, द एरिया शुड बी मीट द लोकल एंड नेशनल सेफ्टी कोड्स। एरिया, ऑपरेशनल एरिया अच्छी स्थिति में होना चाहिए और स्वच्छता बनाए रखी जानी चाहिए। ठीक है, मतलब साफ सुथरा होना चाहिए, एक अच्छी स्थिति में होना चाहिए, यही बात लिखा हुआ है। और लिखा हुआ द एरिया शुड बी मीट द लोकल एंड नेशनल सेफ्टी कोड। एरिया स्थानीय और राष्ट्रीय सुरक्षा नियमों को पूरा करना चाहिए। ठीक है, एरिया जो होता है वो राष्ट्रीय और स्थानीय सुरक्षा नियमों को पूरा करना चाहिए। क्लियर, इस पॉइंट को देख के याद कर लीजिएगा। चलिए, अब देखिए बहुत सारे पॉइंट लिखे हुए, इसमें भी अभी बहुत सारे पॉइंट हैं। चलिए 2-3 पॉइंट और देख लेते हैं। लिखा है ऑल वर्क सरफेस शुड बी स्मूथ एंड इम्पेरेबल एंड शुड परमिट इजी क्लीनिंग एंड डिकंटामिनेशन। ठीक है, सभी काम की सतह चिकनी, अभेद होनी चाहिए और आसानी से सफाई और कीटाणु निरोधक की अनुमति देनी चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लिखा सभी काम की सतह चिकनी मतलब वो काफी स्मूथ होना चाहिए, और वहां पे इम्प्रेबेबल होनी चाहिए, जिससे प्रॉपर तरीके से कुछ भी वहां पे माइक्रोब वगैरह ना आ सके। शुड बी परमिट इजी क्लीनिंग, आसानी से साफ सफाई किया जा सके। ठीक है, और डिकंटामिनेशन, उसमें किसी तरह की गंदगी, डिकंटामिनेशन मतलब किसी तरह की गंदगी वगैरह नहीं होनी चाहिए। क्लियर। चलिए, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर आपको और पॉइंट लिखा है टू डील विथ एक्सीडेंटियल लीकेज। ध्यान दीजिएगा, टू डील विथ एक्सीडेंटियल लीकेज, अगर मान लीजिए किसी तरह से लीकेज होता है, किसका लीकेज, रेडिएशन का,
अगर मान लीजिए रेडिएशन का अल्फा का, बीटा का, गामा रेज का लीकेज होता है, देयर शुड बी डीकंटामिनेशन किट। जो डीकंटामिनेशन किट है कंटेनिंग एब्जॉर्बेंट मटेरियल, डीकंटामिनेशन सॉल्यूशन या स्प्रे, प्लास्टिक सीड्स, टेप एंड बैग ऑन होल्ड कंटामिनेटेड आइटम। ठीक है, देखिए अगर कहीं लीकेज होता है तो उसको निपटने के लिए एक जो डीकंटामिनेशन किट होता है वो होनी चाहिए, जिसमें औषधक सामग्री, कंटामिनेशन समाधान, स्प्रे, प्लास्टिक सीट, टेप और दूषित वस्तुओं को रखने के लिए बैग हो। ठीक है, अगर बाय द वे एक्सीडेंटल लीकेज हो जाता है अल्फा बीटा गामा रेज का, तो इसको रोकने के लिए डीकंटामिनेशन किट होना चाहिए। ठीक है, जिससे प्रॉपर तरीके से उसको रोका जा सके। ओके, मटेरियल होना चाहिए एब्सॉर्बेंट मटेरियल जिसको सोख ले, एब्सॉर्बेंट का मतलब जो उसे सोख ले, ये चीजें होनी चाहिए। स्प्रे होना चाहिए, प्लास्टिक सीट होना चाहिए, टेप होना चाहिए, बैग होना चाहिए और उसके कंटामिनेटेड जो आइटम है उसको भी होल्ड किया जा सकता। ओके, ध्यान रखिएगा। डिस्पेंसिंग ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, ये फुल कोर्स वाला इजी है सर। चलिए, तो इस पॉइंट को भी देख लीजिए, आप नहीं समझ में आ रहा है तो इसको थोड़ा और इजी बनाया जाए। ठीक है, चलिए इसको और थोड़ा सा इजी बनाते हैं, डिस्पेंसिंग वाला भी देखते हैं, थोड़ा इजी बनाते हैं। एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा, डिस्पेंसिंग वाला भी इजी बनाते हैं, डिस्पेंसिंग वाला भी इजी बनाते हैं। एक मिनट, हॉस्पिटल एंड फार्मास्यूटिकल, HCP कौन सा था ये? रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, चैप्टर नंबर 6 था रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। इसमें हम पढ़ा चुके थे डिस्पेंसिंग। हम इसको ऐड कर देंगे, स्टोरेज तो आपका हो गया। अच्छा, डिस्पेंसिंग ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स में हम क्या बताए थे? डिस्पेंसिंग ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स में हम आपको क्या बताए थे कि डिस्पेंसिंग ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल का मतलब होता है प्रिपेयरिंग एंड सप्लाइंग रेडियो एक्टिव मेडिसिन। ठीक है, रेडियो एक्टिव मेडिसिन को प्रिपेयर करना और सप्लाई करना। ठीक है, टू पेशेंट इन सेफ एंड एक्यूरेट मैनर। ठीक है, पेशेंट को रेडियो जो फार्मास्यूटिकल्स दवाई हैं उनको प्रिपेयर करना और सप्लाई करना ही कहलाता है डिस्पेंसिंग ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। समझ में आया? अब यहाँ पे देखिए कुछ रूल है, डिस्पेंसिंग के कुछ रूल है जो कि यहाँ लिखा हुआ है। पहला है प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायरमेंट। प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायरमेंट, डिस्पेंस ओनली ऑन अथॉराइज्ड प्रिस्क्रिप्शन बाय ए न्यूक्लियर मेडिसिन फिजिशियन। जो आपको यही लगे दोनों नोट्स में ऐड कर लेंगे, उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कह रहा डिस्पेंस ओनली ऑन अथॉराइज्ड प्रिस्क्रिप्शन बाय ए न्यूक्लियर मेडिसिन फिजिशियन। जो NMP होते हैं, न्यूक्लियर मेडिसिन फिजिशियन होते हैं, उनके द्वारा जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है तभी इसको डिस्पेंस करना है। ठीक है, न्यूक्लियर मेडिसिन फिजिशियन के द्वारा ही जो प्रिस्क्रिप्शन होते हैं उन्हें डिस्पेंस करना है। ओके, ध्यान रखिएगा। MBBS जो MS करते हैं उसके बाद एक अलग कोर्स होता है न्यूक्लियर मेडिसिन फिजिशियन का, जिसको करते हैं वही क्या करते हैं, उसको प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे और उसी के बाद उसको डिस्पेंस किया जाएगा। दूसरा है ट्रेंड पर्सनल। पर्सनल का मतलब जो हेड होता है, जैसे आपके कॉलेज में आपके डायरेक्टर हैं, वो आपके क्या है? पर्सनल है। आपके घर में आपके पिताजी हैं, वो पर्सनल हैं, वो हेड हैं। ठीक है, तो ट्रेंड पर्सनल। डिस्पेंसिंग शुड बी डन ओनली बाय ट्रेंड फार्मासिस्ट या न्यूक्लियर मेडिसिन स्टाफ। जो डिस्पेंस किया जाता है, दवाओं को जो दिया जाता है, सप्लाई किया जाता है, ये कोई ट्रेंड फार्मासिस्ट हो उनके द्वारा या फिर न्यूक्लियर मेडिसिन स्टाफ हो उनके द्वारा इसमें क्या होना चाहिए? डिस्पेंस होना चाहिए। ठीक है, पहला बताया गया है कि जो NMP होते हैं, न्यूक्लियर मेडिसिन फिजिशियन होते हैं, उन्हीं के प्रिस्क्रिप्शन को अथॉराइज करना है डिस्पेंस करने के लिए। और दूसरा क्या है, जो कौन देगा उसको? तो जो हेड होते हैं ट्रेंड पर्सनल, एक जो ट्रेंड फार्मासिस्ट होते हैं या न्यूक्लियर मेडिकल स्टाफ होते हैं, वो उनको क्या होना चाहिए? डिस्पेंस करना चाहिए। ठीक है, यूज प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का प्रयोग करिए। प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का मतलब कि ऐसी सामग्री जो प्रोटेक्ट करे, जैसे लेड एफ्रॉन। ठीक है, लेड का एफ्रॉन, शीशे का एफ्रॉन, लेड का ग्लव्स आता है, सिरिंज शील्ड आता है या टंग्स आता है, जो चिमटा जिसको कहते हैं, चिमटे टाइप का होता है टंग्स। तो सिरिंज की शील्ड आती है, लेड के ग्लव्स आते हैं पहनने के लिए, लेड के एफ्रॉन्स आते हैं, उसको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए आप उसको यूज करिए। ठीक, एक्यूरेट डोज मेजरमेंट। डोज मेजर यूज डोज कैलिब्रेटर। डोज को मेजर किया जाए, जो भी डोज है उसको बहुत अच्छे तरीके से मापा जाए डोज कैलिब्रेटर से। डोज कैलिब्रेटर से हम बहुत अच्छे से डोज को मेजर कर लेंगे। करेक्ट डोज इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो सही डोज है वो बहुत महत्वपूर्ण है टू अवॉइड अंडर या ओवर एक्सपोजर। ठीक है, अवॉइड अंडर या ओवर एक्सपोजर मतलब ज्यादा ना हो सके या कम ना हो सके, उसको मेजर करने के लिए डोज कैलिब्रेटर का सहारा लेंगे, जिससे डोज को सही से माप सकें। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मिनिमम हैंडलिंग टाइम जो आप देते हैं, डिस्पेंस करते हैं, तो हैंडलिंग टाइम शुड बी मिनिमाइज्ड। हैंडलिंग टाइम बहुत कम होना चाहिए टू रिड्यूस रेडिएशन एक्सपोजर। जितने कम रहेगा उतने कम चांस रहेगा कि रेडिएशन लीक हो सके। ठीक है, जो हैंडलिंग टाइम है वो बहुत मिनिमाइज होना चाहिए, जिससे रेडिएशन लीक ना हो सके, रेडिएशन एक्सपोज ना हो सके।
प्रॉपर लेबलिंग ड्यूरिंग डिस्पेंसिंग, प्रॉपर लेबलिंग ड्यूरिंग डिस्पेंसिंग, डिस्पेंसिंग के दौरान प्रॉपर लेबलिंग, जैसे पेशेंट का नाम, नेम ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, डोज और टाइम एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, पेशेंट का नाम होना चाहिए, जो भी रेडियो फार्मास्यूटिकल्स है उसका नाम, उसका डोज और उसका समय। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यही चीज है आपका रूल्स ऑफ डिस्पेंसिंग का, बस यही 4 पॉइंट लिखना है। पहला बताया है प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायरमेंट, कोई भैया फिजिशियन है, न्यूक्लियर मेडिसिन फिजिशियन, वही प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे तभी डिस्पेंस होगा। दूसरा है ट्रेन पर्सनल, डिस्पेंस वही करेंगे जो एक कह सकते हैं ट्रेन फार्मासिस्ट है या न्यूक्लियर मेडिकल स्टाफ है, वही डिस्पेंस करेंगे। उसके बाद आपको कहा गया है कि यूज ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, इसको कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं जो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, कुछ सामग्री होती है जो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, उसका प्रयोग करें, जैसे कि लेड अफ्रॉन आते हैं जो पहना जाता है, लेड ग्लव्स आते हैं हाथ के लिए, सिरिंज आते हैं सील्डेड, और जो टंग चिमटे वगैरह आते हैं उन्हीं का यूज करें। ठीक है, एक्यूरेट डोज मैनेजमेंट, डोज को मेजर करने के लिए डोज कैलिब्रेटर आता है जिससे एग्जैक्ट डोज पता चलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मिनिमम जो मिनिमाइज हैंडलिंग टाइम होता है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से देखा जाए कि जो हैंडलिंग टाइम शुड बी मिनिमाइज टू रिड्यूस रेडिएशन, मतलब जो हम हैंडलिंग करते हैं वो भी टाइम बहुत कम होना चाहिए जिसको रेडिएशन को रोका जा सके। प्रॉपर लेबलिंग वगैरह जिसमें पेशेंट का नाम, नेम ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, ये सब होना चाहिए। तो क्या आपको ये समझ में आया? इसको हम नोट्स में ऐड कर देंगे, क्लियर हो गया होगा तो इसको हम नोट्स में ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए आप बताइए कि आपको क्लियर हुआ वो पॉइंट्स। चलिए उसको हम नोट्स में ऐड कर देंगे। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा लैंग्वेज टफ था, बाकी आप इसको हिंदी में देख लीजिएगा। और सभी काम सतह चिकनी अभेद होनी चाहिए, आसानी से सफाई और कीटाणु धोधक, ये मतलब बहुत टफ लगा हमको, वो अलग चीजें थोड़ा इजी थी, उसको हम हिंदी में कर देंगे जिससे आप पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए तो ये जो आपका स्टोरेज था, डिस्पेंसिंग था, वो भी हो गया, अब पूरी तरीके से कवर हो गया। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स क्या होता है यहाँ से भी आप पढ़ के बता सकते हैं, हालांकि हमको लगता है इसकी जरूरत नहीं है, इसको हम नहीं पढ़ाएंगे, जो आपको पढ़ाया पहला बताया गया था वही काफी था। ठीक है, वो कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा, एग्जाम्पल में कोई अगर कह रहा था कि सर एग्जाम्पल बता दीजिए, तो एग्जाम्पल में पूरा लिखना नहीं है, बस खाली नाम एक दो याद कर लीजिए। जैसे देखिए टेक्टिनियम 99M, ठीक है, टेक्टिनियम 99M ये क्या करता है, ये हमारे हड्डियों के स्किन के लिए, किडनी के स्किन के लिए यूज किया जाता है। देख रहे हैं, टेक्टिनियम 99M हमारे हड्डियों के स्किन के लिए, उसके हमारे किडनी के स्किन के लिए, लीवर हार्ट इमेजिंग के लिए जाना जाता है। तो खाली आप एग्जाम्पल में यही लिखेंगे बस। ठीक है, दूसरा है आयोडीन 131, बस दो ही लिखना है, दोनों को ऐड कर देंगे, बाकी अंदर की चीजें नहीं लिखना है। आयोडीन 131 जिसको I131 कहते हैं, इसका हम डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करते हैं थायराइड डिसऑर्डर के लिए, हाइपरथायरॉयडिज्म या फिर थायराइड कैंसर। ठीक है, थायराइड का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाना या थायराइड कैंसर के दौरान आयोडीन 131 जो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स है इनका यूज करते हैं। तो टेक्टिनियम और आयोडीन इन दोनों को एज ए एग्जाम्पल में लिख दीजिएगा, बाकी जो पहले बताए थे वही लिखना है। ठीक है, अब आपको एक सीक्वेंस में आपके नोट्स में हम ऐड कर देंगे जिससे आप देख लीजिएगा। ठीक है, आपके नोट्स में हम अभी तो आपको इधर उधर पढ़ा दिए, लेकिन नोट्स में हम सीक्वेंस में जो जरूरी चीजें हैं उसको ऐड कर देंगे, बाकी हटा देंगे। इससे आपको क्या होगा कि एक ही जगह पे सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, कंफर्म है सारी चीजें? तो ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो क्या उम्मीद करते हैं कि आपसे हो जाएगा? ठीक है, क्वेश्चन आपका था कि हैंडलिंग स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, क्या ये क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे? चलिए, तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से करिएगा, अच्छे तरीके से करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा चांस है कि आपके एग्जाम में 2026 में पूछा जाए। ठीक है, बहुत ही ज्यादा चांस है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आपका देखिएगा बहुत छोटा सा चैप्टर था और इसमें खाली यही पॉइंट दे रखे हैं, इसके अलावा दूसरा पॉइंट है नहीं, और एग्जामिनर इससे क्वेश्चन जरूर उठाएगा, चाहे इसके स्टोरेज से, चाहे इसके हैंडलिंग से, कहीं ना कहीं से इससे क्वेश्चन उठाएगा जरूर। ठीक है, तो इसको मिस मत करिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे बायोकेमिस्ट्री में एक ऐसा ही चैप्टर है जैसे बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री में बायोटेक्नोलॉजी है, अब उससे क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, चाहे कहीं से पूछे, चाहे शॉर्ट में पूछे चाहे लॉन्ग में पूछे, एक ही टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री में बायोटेक्नोलॉजी। ऐसे ही एससीपी में एक टॉपिक है रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, तो इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए तो इसको आप बहुत अच्छे तरीके से देखिए, अच्छे से कवर किए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर कराएंगे, उम्मीद मानिए बहुत अच्छे से हो जाएगा, लेकिन आप कम से कम 11 क्वेश्चन तक अच्छे से पढ़ के आइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है आप लोग थोड़ा देख के आइएगा, आपको बता देंगे, अब बाकी हम कल पढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इसमें क्या है आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, वो क्या कह रहा है, ब्रीफली डिस्कस अबाउट EHR। क्योंकि आपसे EHR के बारे में पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, EHR के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा चुके हैं EHR के बारे में। इसको हम 12वें क्वेश्चन को कल की क्लास में देखेंगे और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए
ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे EHR के बारे में, इसको बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। बाकी हमारे सारी चीजें कवर हो जाएंगी, EHR के बारे में कुछ नहीं है। आदि श्री डॉट ऑफिशियल इंस्टा आईडी, उदित फार्मेसी इंस्टा आईडी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स का आपके नोट्स में हम हिंदी इंग्लिश प्रॉपर तरीके से नोट कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक, चलिए। आरजीपीवी वाले काहे टेंशन ले रहे हैं? आरजीपीवी वाले बल्ले बल्ले करें भैया, उनका एग्जाम अभी जुलाई अगस्त में होगा। आरजीपीवी का एग्जाम जुलाई अगस्त में होगा, तो अभी बल्ले बल्ले